Hello class 11th, how are you all? Let me explain you the types of assets and liabilities. So we are starting first from the assets. As earlier discussed, assets are the properties of a business. Anything which is the possession or the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others. What this means? Including the amount due to it from others. मतलब जो दूसरों से अमाउंट हमें मिलना है वो भी बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन एसेट. दूसरों से हमें क्या मिलना है? Yesterday also we have discussed the debtors. Debtors are the customers जिनको हमने to whom we have sold credit goods on credit. तो उनसे भी हमें क्या मिलना है? अमाउंट मिलना है. तो अमाउंट due to it from others. So debtors are also our assets. In other words, anything which will enable a business enterprises to get cash, जहाँ से भी बिजनेस को कैश मिलेगा और अ बेनिफिट या कोई बेनिफिट मिलेगा, इन फ्यूचर इज एन एसेट. वही हमारी क्या है? एसेट. दस कैश एंड बैंक बैलेंस एग्जाम्पल्स हो गए. स्टॉक हमारे क्या हैं? गुड्स हैं, माल हैं. फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल्स, मनी ओइंग बाय डेटर्स एक्सेट्रा आर द एसेट्स. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग the types of assets. Assets may be classified into the following categories. Number first category is the non-current assets. Types of assets में जो हम read करेंगे that is non-current assets and current assets. So first we are reading non-current assets. Non-current assets क्या हैं? जो परमानेंट यूज़ के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ जो परमानेंट यूज़ के लिए बिजनेस में ही रहेंगी, उनका मेन पर्पस सेल करना नहीं है, हम उनको नियर फ्यूचर सेल करने वाले नहीं हैं, या जो लंबे टाइम पीरियड तक बिजनेस में ही रहेंगी, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, ऐसी एसेट्स को हम क्या कहेंगे? नॉन करेंट एसेट्स. So let's see. Non-current assets refer to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services. क्या है यहाँ पर मेन पर्पस? continued use means permanently, long time period, for a long time period. continued use in the business में यूज़ की जाएंगी और पर्पज़ उनका क्या होगा? प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज. जो भी हमारा बिजनेस है, गुड्स को सेल करने का है या सर्विसेज प्रोवाइड कराने का है, उनके प्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगी. जैसे हमारे पास क्या है? मशीन्स हैं. मशीन से हम मटेरियल तैयार करेंगे, गुड्स तैयार करेंगे. फर्नीचर है, कस्टमर्स को बिठाने के काम आता है फर्नीचर, ये हमारे बिजनेस में ही यूज़ होता रहेगा. लैंड एंड बिल्डिंग है. तो ये सभी क्या हैं? इनका पर्पज़ क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना. एंड आर नॉट मीन्ड फॉर सेल. ये सेल करने के लिए नहीं है, हम इनको जल्दी से सेल करने वाले नहीं हैं. जब तक इनकी कैपेसिटी होगी हम इनको डिस्कार्ड नहीं करेंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लंबे टाइम पीरियड तक हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया. सपोज़ हमने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करा दी 10 लाख की 10 ईयर्स के लिए, तो 10 साल के अंदर तो वो क्या रहेगा? 10 साल के बाद ही वो कैश में कन्वर्ट होगी लॉन्ग टाइम पीरियड तक. तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहेंगे? नॉन करेंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. तो ये सभी के कौन सी कैटेगरी में आती हैं? नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरीज में. फर्दर क्लासिफिकेशन दिया है किसका? नॉन करेंट एसेट्स का. नॉन करेंट एसेट्स को रीक्लासीफाई किया, रिकैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में. फर्स्ट इज़ द टेंजिबल एसेट्स एंड सेकेंड इज़ द इनटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको वी कैन टच देम, वी कैन सी देम. ऑल दोज एसेट्स आर टेंजिबल एसेट्स. और intangible assets we cannot touch or see them, only their presence can be felt. So tangible assets are those assets which can be seen or touched, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. In other words, which have a physical existence.
फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जो दिखते हैं, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, हम देख सकते हैं अपने लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, ओके, डेटर्स भी क्या है, कस्टमर्स हैं, हम उनको देख सकते हैं। तो ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन आर द टेंजिबल एसेट्स। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज, किसकी कैटेगरी हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ये सभी नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करेंट्स को टेंजिबल और इनटेंजिबल में हमने डिवाइड किया है। टेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो करंट भी हो सकती हैं और नॉन करंट भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉक है और कैश है, ये सभी क्या है, करंट है। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इनटेंजिबल एसेट्स नेक्स्ट। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब वो दिखते नहीं हैं, एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते। अब हम कहेंगे ऐसी हमारी कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स हो सकती हैं ऐसे। प्रॉपर्टीज़, जो यहाँ पर एसेट्स हम जो रीड कर रहे हैं वो क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, देखिए न्यू है ये सभी वर्ड्स आपके लिए, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सभी क्या है, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब कहोगे आप ये होता क्या है, व्हाट इज़ दिस गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। सो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं, कॉपीराइट्स को। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सपोज़ मूवीज़ बना रहे हैं, किसी ने बुक लिखी है, तो ये बुक किसने लिखी है, किसी राइटर ने लिखी है, लेकिन इस बुक को सेल कौन कर रहा है। सपोज़ अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो हमारे पास बुक है ये कौन से राइटर की है, ये जो राइटर यहाँ पर है दैट इज़ D.K. गोयल और राजेश गोयल, शैली गोयल, ये सभी क्या हैं इसके राइटर्स। लेकिन इस बुक को कौन सेल कर रहा है, APC अविचल पब्लिकेशन इसको सेल कर रहा है। तो इस राइटर ने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो किसने कॉपीराइट कराया है, अविचल पब्लिकेशन एक कंपनी है, ये बिज़नेस करती है कि इस राइटर के लिखे हुए कंटेंट को प्रिंट करके सेल करेगी। और कोई भी कंपनी, इवन हम भी इस बुक की फ़ोटोकॉपी करा के उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉपीराइट किसके पास है, इसी कंपनी के पास है। तो इस कॉपीराइट से ये कंपनी क्या कर रही है, अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो कॉपीराइट करवाने के लिए इसने कुछ फ़ी पे की थी, ये कॉपीराइट इसने ख़रीदा था, ऐसे ही नहीं मिला। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। इसी से क्या करती है, अपना प्रोडक्शन करती है। हमारे पास कॉपीराइट नहीं होगा तो हम उसको प्रिंट करके उसको सेल नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट हमारी क्या है, एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ओके, कोई एग्जिस्टेंस इसका फिजिकली नहीं है। कॉपीराइट्स जो हमें मिले हैं वो बहुत बड़ी फ़ी पे करने के बाद हमें मिलते हैं, तो ये हमारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी इंटेंजिबल एसेट हो गई। वैल्यूएबल एसेट है लेकिन ये इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट इज़ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या हैं, कोई एक स्पेशल लोगो, कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसी राइटिंग, कोई ऐसी कैलीग्राफी कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो मार्क लगाएंगे, कोई और उसके ऊपर वो मार्क नहीं लगा सकता। कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को अलग अपीयरेंस दिखाने के लिए, ताकि कोई उसको डुप्लीकेट कॉपी उसकी ना बनाए, उसके लिए हम ट्रेडमार्क्स यहाँ पर लेते हैं। तो ट्रेडमार्क्स हो गया। नेक्स्ट इज़ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या हैं, यहाँ पर एक बेटर एग्जांपल है, जो मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं। सपोज़ उन्होंने कोई न्यू मेडिसिन इन्वेंट की है, इन्वेंट कराने के बाद वो उस फार्मूले को पेटेंट करा लेती हैं, मतलब वो उन्होंने इन्वेंट किया है, कोई और कॉम्पिटिटर उसको कॉपी करके उसी फार्मूले को यूज़ करके उसी मेडिसिन को सेल नहीं करेगा, वो उनके नाम से पेटेंट रहेगी। ठीक है, सो दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इसी तरह से है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। गुडविल इज़ अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर्स की जो अच्छी डीलिंग्स हैं, कस्टमर्स के साथ वो अच्छा करते हैं, तो ये भी हमारी एक वैल्यूएबल गुडविल होती है, वैल्यूएबल एसेट होती है, लेकिन इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। हमारे पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हमारी क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म आई है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं।
So intangible assets are also the valuable assets. For example, with the help of patents, know-how, businessman is able to produce goods and his goodwill help in attracting customers easily. Therefore, intangible assets help in the firm इन अर्निंग प्रॉफिट्स एज मच एज टेंजिबल एसेट्स. जैसा टेंजिबल एसेट्स हेल्प करती हैं, मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं तो टेंजिबल एसेट है वो. इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट, हमारे पास पेटेंट या कॉपीराइट नहीं होंगे तो हम उसको नहीं बना सकते, उसको सेल नहीं कर सकते. हैंस बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर द वैल्यूएबल एसेट्स. वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट और फैसिलिटी अवेल टू द बिजनेस फ्रॉम सच एसेट. इन एसेट से बिजनेस को क्या बेनिफिट, क्या फैसिलिटी मिलती है, इसी पर कंडक्ट होता है कि इनकी वैल्यू क्या होगी. सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, और एक दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी क्या, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द करेंट एसेट्स. करेंट एसेट्स क्या हैं? करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर फॉर द रीसेलिंग पर्पस. उनको हमने बिजनेस में क्यों रखा है, रीसेल करने के लिए. और इजीली कैन बी कन्वर्टेड विद इन 1 ईयर. एक साल के अंदर 12 मंथ्स के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसी पॉसिबिलिटी अगर किसी एसेट की है तो दैट इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स. सो लेट्स रीड. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल विच द मैनेजमेंट, सेल या तो मेंट फॉर सेल रीसेलिंग पर्पज़ के लिए है, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश. मैनेजमेंट उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहती है विद इन 1 ईयर. हम ऐसा चाहते हैं कि वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए. हम अपने बिजनेस में माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वो हमने क्यों ख़रीदा है, उसको रीसेल करने के लिए. हम चाहते हैं 1 साल के अंदर ये हमारा सेल हो जाए. As such, these assets are also termed as short-lived और active assets. इनका अदर नेम है short-lived और active assets. शॉर्ट क्यों है? क्योंकि विद इन 1 ईयर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैश में. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स. डेटर्स कौन है? कंज्यूमर्स. वो कस्टमर्स हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है. टू whom we have sold goods on credit. So amount is received from them, is to be received from them, are expected to be converted into cash within a reasonable short period. 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उनसे हमें पैसा मिल जाएगा. स्टॉक इज़ कॉन्टीन्यूसली सोल्ड. स्टॉक क्या है? गुड्स हैं, हम परचेज करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं. डेटर्स हमें बिल रिसीवेबल देते हैं. बिल रिसीवेबल भी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स क्या हैं? जो विद इन 1 ईयर हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या रीसेलिंग पर्पज से हैं, दोज आर द करंट एसेट्स. और नॉन करेंट एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विच आर यूज्ड परमानेंटली, कॉन्टीन्यूसली यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, the next category is of the asset is the fictitious और the nominal assets. ये जो कैटेगरी है fictitious और nominal assets, इसको हम नेक्स्ट जब चैप्टर्स होंगे वहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद डिटेल में रीड करेंगे. अभी आप इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ सकते हो. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ assets. That was the classification of assets. Now come on the liabilities. Okay, liabilities we have earlier discussed. What do you mean by liability? Refers to the amount which the firm owes to outsiders. जो हमें दूसरों को देना है, outsiders का पैसा जो हमने लिया है, जो हमने पे करना है. ओके, सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी आप इसको पढ़ सकते हो. सो द लाइबिलिटीज़ में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पर 2 पार्ट्स में हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को डिवाइड किया है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. देखो, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वेशन, एसेट्स जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो हमेशा इक्वल होती हैं कैपिटल या लाइबिलिटीज़, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के लिए. कैपिटल किसने दी है बिज़नेस को? ओनर ने. जब भी बिज़नेस बंद होगा तो ओनर क्या चाहेगा कि उसको उसका पैसा वापस मिल जाए. सपोज़ ओनर ने कुछ अमाउंट लगा के बिज़नेस शुरू किया, कुछ साल के बाद बिज़नेस नहीं चलता है या हम किसी वजह से उस बिज़नेस को शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं,
तो वी वांट आवर मनी बैक, उस कैपिटल को हम वापस लेना चाहेंगे। किससे लेना चाहेंगे? दिया किसको था वो पैसा? बिजनेस को। तो वापस भी कौन करेगा? बिजनेस करेगा। तो ये बिजनेस की जो कैपिटल है वो एक तरह से क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ये किसको देनी है? बिजनेस ने देनी है। किसको देनी है? ओनर को देनी है। कब देनी है? इन केस ऑफ शटडाउन, जब भी बिजनेस हमारा बंद होगा। सो बिजनेस इज लायबल टू पे दिस कैपिटल बैक टू इट्स ओनर, अपने ओनर को ये जो कैपिटल है वो वापस देगा। तो इसीलिए इस कैपिटल को भी हमने क्या माना है? बिजनेस की लायबिलिटी, और इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब अपने ही पर्सन्स को देनी है। अपना कौन है यहाँ पर? प्रोप्राइटर। सो all amounts which a business entity has to pay to the proprietor or owner, proprietor कौन होते हैं? owners, are internal liabilities such as capital and accumulated profits. accumulated profits क्या हैं? बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट किसको मिलना है? ओनर को मिलना है, लेकिन अभी ओनर को दिया नहीं है, तो मिलेगा तो किसको? ओनर को ही। तो ये भी क्या हो गई? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है अपने ओनर्स के लिए। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। All the amounts which a business entity has to pay outsiders are known as the external liabilities such as creditors, bank overdraft, loan etc. Creditors कौन है? वो suppliers from whom we have purchased goods on credit. Credit हमने माल उधार खरीदा है तो उनको पैसा वापस देना है, तो ये हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से थोड़े से टाइम के लिए हम पैसा उधार लेते हैं, तो ये भी हमें उस टाइम पीरियड के बाद वापस देना है, सो ये भी हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। लोन, किसी से भी लोन लिया है, सो दिस इज ऑल्सो आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक और क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज़ का है ये तो ऑनर्स बेस पे था कि हमने किसको पे करना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फर्दर एक और क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर भी जैसे हमने एसेट्स को क्लासिफाई किया था, एसेट्स भी हमारी दो तरह से थी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इसी तरह से हमारी लायबिलिटीज़ हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ कैसी हैं? जो शॉर्ट टाइम में हमने पे नहीं करनी। वी आर नॉट लायबल टू पे दैम इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, वी हैव टू पे दैम इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे टाइम पीरियड के बाद हमने वो पे करनी है, सो दोज आर द नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ये लॉन्ग टाइम पीरियड क्या होगा? मोर देन 1 ईयर। जो लायबिलिटीज़ हमारी ड्यू होती हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, दोज आर द नॉन करंट लायबिलिटीज़, एंड विच फॉल ड्यू विद इन 1 ईयर, दे आर करंट लायबिलिटीज़. So let's see non-current liabilities. These refers to those liabilities which fall due for payment in a relatively long period and normally after more than 1 year. For example, long-term loan and debentures etc. Debentures company के केस में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस पर फोकस मत करना। लोन लिया है बैंक से या किसी से भी 5 years का, 3 years का, 10 years का, तो ये हमारे क्या हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज़। Next is the current liability. Current liabilities refers to those liabilities which are to be paid in near future, or near future is normally within 1 year. For example, bank overdraft. अभी बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमने लोन लिया होता है, पैसा लिया होता है, 3 months के लिए, 4 months के लिए, 10 days के लिए, 5 days के लिए। बिल पेबल क्या थे? जो क्रेडिटर्स ने हमें प्रॉमिस किया है कि हम आपका पैसा 3 months के अंदर दे देंगे, 1 month के अंदर दे देंगे। क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल ख़रीदा है, उनको भी 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हम आगे रीड करेंगे, अभी इस पर फोकस नहीं करोगे। एंड शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा, किसी से हमने 6 महीने के लिए लोन लिया है, 3 months के लिए लोन लिया है, सो दीज आर आवर current liabilities. So revise it carefully, classification of assets and liabilities, then we'll further discuss the next terms of the accountancy. Goodbye students.